चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ। सरफेस केमिस्ट्री में कॉलॉइड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना। कहाँ तक हुआ था बताओ। शायद क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम लोग। यस सर। क्लासिफिकेशन में कहाँ तक लियो। पॉजिटिव। हाँ हो गया था। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया है ना, चार्ज वाला। हाँ चलो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, लैग क्यों कर रहा है? दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना? तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के साइज एंड टाइप पे कितने टाइप्स के कॉलॉइड होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कॉलॉइड है ये है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स किसको बोला जाता है? इसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को पानी में डालोगे, डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, तो उसके बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स, अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ऑलरेडी, तो जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है या फिर जो एटॉमिक फॉर्म में है उसके एटम्स छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत ही लार्ज फॉर्म में वो एग्रीगेट होना स्टार्ट करते हैं। और एग्रीगेट होते ही वो एक बड़ा साइज का पार्टिकल बनेगा, और एग्रीगेट होने के साथ वो एक, जैसे ही वो एग्रीगेट होना स्टार्ट होता है तो उसका पार्टिकल साइज जो आता है ना, वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है, मतलब 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के कॉलॉइड्स को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मतलब इनिशियली जब वो जिस फॉर्म में रहता है, ठीक है, शुरुआत में वो जिस फॉर्म में रहता है ओरिजिनली, तो उस फॉर्म में वो कोलाइड की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन जैसे उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं पानी में या फिर किसी अदर सॉल्वेंट में, तो उसमें देखोगे क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे कंबाइन करने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं। तो एग्रीगेट होने के साथ ही उसका रेंज जो होता है ना, पार्टिकल साइज का रेंज, वो उसके कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। जो एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन का रेंज होता है, तो वो उस रेंज में आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का ये एग्रीगेट करता है। ठीक है, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है, मतलब उसके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं जैसे ही वो कंबाइन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्पीसीज फॉर्म होंगे, इसको हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स बोलते हैं। तो द स्पीसीज थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। इसमें देखोगे सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब सल्फर है, सल्फर को जब पानी में मिलाओगे, सल्फर इन वाटर,
तो शुरुआत में ये सल्फर एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही इसको पानी में डालोगे तो ये क्या होता है, इसके एटम्स जो होते हैं, ये S8 के फॉर्म में आया था, इसके एटम्स देखोगे सारे कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है ना। तो बड़ा मॉलिक्यूल जैसे ही वो बनेगा, एग्रीगेट जैसे ही इसके पार्टिकल्स होना स्टार्ट करेंगे, तो उसका पार्टिकल साइज का रेंज जो होता है वो कोलॉइडल रेंज में आने लगेगा। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, तो ये पहला है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो इसमें और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मेटालिक फॉर्म के भी, जैसे गोल्ड होता है, तो गोल्ड का भी जब पानी में डालोगे, ठीक है, गोल्ड सोल बोलते हैं, तो गोल्ड को पानी में डालो या फिर किसी अदर सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसके एटम्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वो एक कॉलॉइड बनाएगा। तो उस कॉलॉइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड बोलते हैं। दूसरा जो होता है इसमें, ये है मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। तो मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है एग्रीगेट होने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं इनफ सफिशिएंटली बिग हैं ताकि वो कोलाइडल रेंज में आ सके। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स बोलते हैं। तो मैक्रोमोलिकुलर मतलब मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ही उसको सॉल्वेंट में डालोगे, ठीक है, तो सॉल्वेंट में डालते ही उनके पार्टिकल साइज जो होते हैं उतने सफिशिएंटली बिग इनफ होते हैं ताकि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाए। ठीक है, उसको एग्रीगेट होने का जरूरत नहीं पड़ता है। मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिकुलर में यही फर्क है। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है कि सॉल्यूशन में डालते ही उसके एटम्स, छोटे छोटे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, वो एग्रीगेट होते हैं, तब वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसको सॉल्वेंट में जैसे ही डालोगे तो वो ऑलरेडी वो उतना बड़ा पार्टिकल साइज होता है कि वो कोलोइडल रेंज में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसे द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर sufficiently big in size, sufficiently big in size to be in the colloidal range। ठीक है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को या इस टाइप के स्पीसीज को बोला जाता है मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे ग्लूकोज हो गया, या फिर स्टार्च, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, एंजाइम्स, ये सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इनका जब सॉल्यूशन बनाओगे ना, एक्वा सॉल्यूशन जैसे बना रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि ये ऑलरेडी कोलोइडल रेंज में आएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स का एग्जांपल हो गया। तो ये दूसरा हो गया। इसमें तीसरा जो होता है ना, ये थर्ड वाला है, थर्ड जो कैटेगरी है ये है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, इसको माइसेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, माइसेल्स, LLES है, तो लिख देते हैं इसमें। तो ये एक्चुअली तुम लोग 9th-10th में पढ़े हो गए इसके बारे में, जो क्लिनसिंग एक्शन होता है सोप का, तो उसमें ये पढ़े होगे कि माइसेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो चीज यहीं पे होता है, इसी की वजह से होता है एसोसिएट, उसको हम लोग माइसेल जो फॉर्म होता है उसको एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोला जाता है। तो इसका ये एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या हुआ कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, वो नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन हाई कर दोगे, तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है कि वो एग्रीगेट होने लगते हैं, और एग्रीगेट होने के साथ ही वो कोलॉइडल रेंज में कोलॉइडल बिहेवियर शो करने लगता है।
तो इस टाइप के स्पीसीज को बोला जाता है एसोसिएटेड कॉलर्ड की कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या होता है, उनका नेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन पे वो ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही उसी का कंसंट्रेशन हाई करते जाएंगे हम लोग तो वो एग्रीगेट होना स्टार्ट करते हैं, और एग्रीगेट होने के साथ ही वो कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगते हैं, और वो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं माइसेल। और जो कोलाइड बनता है उसकी वजह से, माइसेल की वजह से जो कोलाइड बनेगा वो कहलाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि देर आर सब्सटेंसेस which behaves as a true solution at lower concentration but at higher concentration exhibits colloidal behavior due to formation of aggregates। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो इसको बोला जाता है, ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो आएंगे ना, ठीक है, ये एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को बोला जाता है माइसेल, और इसकी वजह से इस जो कोलाइड बना है, इस कोलाइड को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे, इन्हीं को माइसेल्स बोला जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो कोलाइड बन रहे हैं इनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड कोलाइड की कंसंट्रेशन चेंज करने पे, लोअर कंसंट्रेशन पे वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे उसका हायर कंसंट्रेशन कर दोगे तो वो कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, इसको देखोगे शॉर्ट फॉर्म में सीएमसी भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअली है क्या कि वैसा कंसंट्रेशन, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे यहाँ पे माइसेल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देखें कि हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जैसे ही हाई करते जाएंगे तो माइसेल का फॉर्मेशन होगा। तो यही है कि वैसा एक लिमिटिंग कंसंट्रेशन, कि उस लिमिटिंग कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जिस कंसंट्रेशन के एवब जाने पे हमको क्या होता है कि माइसेल का फॉर्मेशन होता है। तो उसी लिमिटिंग कंसंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द कंसंट्रेशन एवब विच द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक्स प्लेस। तो इसी कंसंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे ये लिख दे रहा है, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। और ये माइसेल जो होता है एक्चुअली ये बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है। उसमें देखोगे जैसे सोप का सोडियम स्टीरेट तुम लोग सुने होगे, जो 9th-10th में बताया जाता है कि सोप सॉल्यूशन जो होता है उसमें सोडियम स्टीरेट आयंस होते हैं, C17H35CONA, सुने हो ना फॉर्मूला। यस सर। हाँ, तो वही उनको माइसेल बोला जाता है। तो वो एक्चुअली क्लेंसिंग एक्शन जो होता है सोप का, उसमें देखोगे दो पार्ट होता है, एक आयनिक पार्ट होता है और दूसरा एक पोलर। जो आयनिक वाला पार्ट है, जो आयंस है वो पोलर पार्ट होते हैं, और दूसरा जो लंबा वाला कार्बन चेन होता है उसको हम लोग नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली जो पोलर पार्ट होते हैं वो पानी में अट्रैक्ट होता है, वो मैकेनिज्म भी पढ़े होगे क्लिनसिंग एक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जो पोलर पार्ट होता है वो हेड बनाता है, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो जो कार्बन वाला लंबा कार्बन चेन है जो वो
टेल बनाता है। ठीक है, तो पोलर पार्ट जो है पानी में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है, टेल वाला पार्ट जो है वो उससे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स को वो पूरी चारों तरफ से वो क्या कर लेगा, माइसेल के फॉर्म में वो सराउंड हो जाता है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म तुम लोग पढ़े होगे, क्लिनसिंग एक्शन सोप का पढ़े हो ना, 9th 10th में वो होता है ना, क्लिनसिंग एक्शन बताया जाता है, पढ़े हो या नहीं? यस सर। तो वही वही चीज है कि माइसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि माइसेल का जो एप्लीकेशन होता है वो सोप का क्लिनसिंग एक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, यूजुअली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक चेन, तो हाइड्रोफोबिक वही लंबा वाला जो कार्बन का चेन होता है उसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, क्योंकि वो पानी से रिपेल होगा। तो यूजुअली देखा गया है कि चेन जितना लंबा होगा उसका क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन का वैल्यू उतना ही छोटा होगा, तो स्मॉलर इज इट सीएमसी वैल्यू। तीसरा पॉइंट है कि द सीएमसी वैल्यू also depends on the density of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें हो गया, ये हो गया क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट इसमें एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ठीक है, ये सारा कुछ कुछ टर्म्स है, क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो देखोगे टी स्मॉल के ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या हुआ कि एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, ये माइसेल का फॉर्मेशन जो होता है ना वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के एबव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू जो है वो लिमिटिंग होता है कि लोअर कंसंट्रेशन पे फॉर्म नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा तब माइसेल बनेगा। तो उसी तरह एक टेम्परेचर का भी लिमिटेशन होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बिलो माइसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके एबव ही होगा। ठीक है, तो उस जो लिमिटिंग टेम्परेचर होता है जिसके एबव माइसेल का फॉर्मेशन होगा, तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो द टेम्परेचर above which formation of micelles take place, तो इस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना। अब एग्जांपल्स देखो, माइसेल का एग्जांपल। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख लो। तो पहला तो ये सोडियम स्टीरेट है जो कि ऑलरेडी पढ़ी ही हो तुम लोग। ठीक है, सोडियम स्टीरेट, तो इसको C17H35COO माइनस और ये Na+। ठीक है, तो ये है सोडियम स्टीरेट। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मतलब पानी से जो अट्रैक्ट होगा तो हाइड्रोफिलिक बोलते हैं उसको, और ये वाला जो है पानी से रिपेल होगा, नॉन पोलर पार्ट है ये, तो इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस टाइप का शेप होता है, इसमें देखोगे ये हेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ये वाला पार्ट है, ये हेड से रिप्रेजेंट होगा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, पानी से अट्रैक्ट होगा, और टेल से रिप्रेजेंट होगा ये वाला पार्ट, है ना। तो ये है हाइड्रोफोबिक चेन बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोफोबिक चेन। क्योंकि ये एक्चुअली में हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि नॉन पोलर होता है, और ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक हेड। ये
हेड बनता है। तो ये माइसेल का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया। इसमें और भी हैं, बस एक दो एग्जाम्पल्स ध्यान रखो। नेक्स्ट है सोडियम लॉरियल सल्फेट। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में रहता है CH3 CH2 11, ठीक है, SO4 2 माइनस और यहाँ Na+। तो ये भी एक माइसेल का ही एग्जांपल है, सोडियम लॉरियल सल्फेट। तीसरा है सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये भी है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 होल 15 N प्लस CH3 होल थ्राइस और यहाँ Br-। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस एग्जांपल्स ध्यान रखो, फॉर्मूला याद नहीं रखना है तुम लोगों को। ठीक है, तो इसको देखोगे, ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ, ये इस टाइप का होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला, ये जो पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक हेड वाला पार्ट है। ठीक है, जो आयनिक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। ठीक है, वो जो ऊपर बताए वही चीज है। तो जैसे स्टीरेट आयन में हम लोग बात करें, तो स्टीरेट आयन में जो C डबल बॉन्ड O और O माइनस वाला पार्ट होगा, है ना, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक पार्ट है। तो ये पानी से अट्रैक्ट होगा। और इसके बाद जो कार्बन वाला चेन होता है पूरा लंबा C17, जो 17 कार्बन एटम होंगे उसके साथ हाइड्रोजन होंगे, तो वो वाला पार्ट जो होता है वो ये है C17H35 वाला पार्ट। तो ये नॉन नॉन पोलर पार्ट होता है, जिसको हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, टेल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखोगे, मतलब जैसे कोई वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर में जैसे ही इसको डालोगे, माइसेल का फॉर्मेशन क्या होता है, तो देखो कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें जैसे ये है इस टाइप का, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके बना लेते हैं बड़ा। ठीक है, तो इसमें देखोगे जो सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, जो इसके चारों बगल वाटर है ना, तो वाटर है, तो यहाँ पे देखोगे कि जो वाटर में जो पार्ट अट्रैक्ट होगा, वो कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा, वो CO माइनस वाला पार्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ जो टेल अटैच्ड होगा ना, वो टेल वाटर से दूर भागेगा ऑब्वियसली। तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट तुमको दिखेगा, CO माइनस ये। ठीक है, तो वो टॉप पे रहेगा। और इसमें देखोगे जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये इसको ऐसे सराउंड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट तुमको देखने को मिलेगा बीच में, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ रहेगा। तो ये है माइसेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्चुअली समझ भी सकते हो क्यों इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, तो वो क्या होगा, चारों तरफ से पानी की तरफ सराउंडेड होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, सॉरी, जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो क्या होगा, टेल वाला जो पार्ट है वो उससे दूर भागेगा। ठीक है, तो ये माइसेल का फॉर्मेशन है। माइसेल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यही चीज सेम क्लेंसिंग एक्शन में भी होता है, कि क्लेंसिंग एक्शन जो होता है सोप का,
वो किसकी वजह से होता है? ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है इसका, पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े हो ना? वो याद है या नहीं तुम लोगों को? बोलो। याद है या नहीं याद है? हेलो, अरे बोलो हाँ या नहीं कुछ। नहीं है सर। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं याद है सर, बता। हाँ तो इसमें देखोगे क्लेंसिंग एक्शन होता किसकी वजह से है? जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो माइसेल बनाता है। जो ऑयल ड्रॉपलेट है या कोई डस्ट होगा, कोई गंदगी है, अगर किसी कपड़े में गंदगी है तो ऑयल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहता है मान लो, तो उसको रिमूव करना है। तो क्या करता है कि सोप मॉलिक्यूल जो है उस डर्ट डर्ट पार्टिकल्स जो है उसके चारों तरफ क्या बनाता है, एक माइसेल का फॉर्मेशन करता है। तो माइसेल का फॉर्मेशन उस तरीके से वो करता है ताकि क्या हो, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा ना, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब टेल वाला जो पार्ट है, वो क्या होगा, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर होगा, ठीक है, वो टेल वाला पार्ट उस ऑयल ड्रॉपलेट्स या डस्ट का जो पार्टिकल है वो उसके अंदर होगा। और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है उससे बाहर प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, पानी के कांटेक्ट में होगा चारों बगल से, क्योंकि वो पानी से अट्रैक्ट होगा। तो पोलर पार्ट जो है, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो बोलते हैं, वो पानी से इंटरैक्ट कर सकता है। तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से सीन होता है, यहाँ पे बता देते हैं। उसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये है कोई कपड़े का सरफेस है, और इससे जो है यहाँ पे कोई मैग्नीफाइड फॉर्म में ये दिखा रहा है कि ये ऑयल का कुछ इस तरह से है, मतलब डर्ट के पार्टिकल या ऑयल है, ठीक है, ऑयल के मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है, सोप मॉलिक्यूल जो है इसको सराउंड करता है। तो इसके अराउंड जो है एक माइसेल का फॉर्मेशन करता है। ये जैसे ऐसे है तो इसके अराउंड माइसेल बनाएगा। कैसे बनाएगा माइसेल? तो ये हेड वाला जो पार्ट है ना, तो वो ऊपर रहेगा, और टेल वाला पार्ट जो है ये नीचे ऐसे प्रोजेक्टेड होगा इसमें, ठीक है। तो हेड वाला पार्ट ऊपर है, और इसके चारों बगल ऐसे पानी रहता है, पानी मॉलिक्यूल, क्योंकि हेड ऊपर इसलिए क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में है, टेल तो पानी के कांटेक्ट में रहेगा नहीं, क्योंकि हेड वाला ही पोलर पार्ट है तो वो पानी के कांटेक्ट में रहेगा। तो पानी के कांटेक्ट में रहेगा तो वाटर इसको चारों बगल से सराउंड किया हुआ है, ठीक है, और टेल वाला पार्ट पानी से दूर है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये बहुत ही स्ट्रांग एक पूरा, जैसे ये डर्ट पार्टिकल है, ये पूरा ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, तो इसमें देखोगे ये चारों बगल से ये ऐसे सराउंडेड हो गया, ठीक है। ये चारों बगल से देखोगे ये पूरा इस टाइप से सराउंडेड हो जाता है। ठीक है, और ये फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि जिसकी वजह से वो क्या होता है कि पानी में वो डर्ट पार्टिकल जो है वो कपड़े से पुल करके उसको पानी में ले आता है उसको, ठीक है। क्योंकि पानी जो है, पानी के साथ जो बॉन्ड बना है उसका, वाटर के साथ जो बॉन्ड बना है पोलर वाले पार्ट का, आयनिक पार्ट का, तो वो बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो जो डर्ट पार्टिकल के साथ माइसेल का फॉर्मेशन करता है वो उसको पुल करके क्या करता है, उस कपड़े से बाहर निकाल के वो पानी में मिला देता है उसको, ठीक है। तो यही है पूरा। तो इसी फेनोमेनन के ऊपर बेस्ड है क्लिनसिंग एक्शन। तो पोलर ग्रुप जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो वाटर के साथ अगर इंटरेक्ट कर सकता है तो पूरा ऑयल ड्रॉपलेट या डस्ट पार्टिकल जो है या डर्ट पार्टिकल जो है वो चारों तरफ से किससे सराउंडेड है, माइसेल से सराउंडेड है। तो वो क्या करेगा, वो फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से, वो पोलर पोलर के बीच का फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो क्या करेगा, इस डर्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल को अपनी तरफ पुल कर लेता है, ठीक है। तो वो पानी में पुल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कपड़े से वो स्टेन जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप है।
तो इसमें इसमें देखना एक पैराग्राफ दिया हुआ है या डिटेल में एनसीईआरटी में एक बार रीडिंग मारोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म इसी टाइप का होता है, यही ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक बार एनसीईआरटी से रीड करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल है, कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लेना बस समझ में आ जाएगा। तो ये इसका कॉलॉइड का एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, कॉलॉइड में भी हम लोग एसोसिएटेड कॉलॉइड का ये, क्योंकि माइसेल जो है वो एसोसिएटेड कॉलॉइड का एग्जांपल है। तो जितने भी क्लासिफिकेशंस थे वो हम लोग कर लिए कॉलॉइड्स का। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत में क्लासिफिकेशन किए थे वो क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड के बीच में किए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन आया कॉलॉइड का, वो क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरैक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे दो टाइप का कॉलॉइड आया था, एक लियोफोबिक था और लियोफिलिक था। ठीक है, वो सारा चीज डिटेल में किए हम लोग। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज था। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग देखें। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किए हम लोग, ये किसके बेसिस पे किए? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज के साइज या फिर टाइप के ऊपर कितने टाइप्स के कॉलॉइड आ गए? 3 टाइप के कॉलॉइड आ गए। एक पहला था मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स और तीसरा था एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ठीक है, जिसका दूसरा नेम क्या है? उसको माइसेल भी बोला जाता है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन था कॉलॉइड्स। अब नेक्स्ट जो इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, ये है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड। ठीक है, कॉलॉइड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या क्या तरीका होता है कॉलॉइड को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड कॉलॉइड को प्रिपेयर करने का यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, दो टाइप के कॉलॉइड थे, एक लियोफोबिक था और लियोफिलिक था। तो लियोफिलिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए या कॉलॉइड को प्रिपेयर करने के लिए तो कोई स्पेशल मेथड का जरूरत नहीं होता है, वो तो सिंपली वो स्टेबल कॉलॉइड होते हैं, तो उसमें देखोगे सिंपली मिक्स करने से वो कॉलॉइड का फॉर्मेशन हो जा रहा था, ये बताए भी थे। लेकिन लियोफोबिक सोल अगर प्रिपेयर करना हो, ठीक है, लियोफोबिक कॉलॉइड्स अगर प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए स्पेशल केमिकल या फिजिकल मेथड का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कॉलॉइड होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो लियोफिलिक के लिए कोई भी स्पेशल मेथड का जरूरत नहीं होता है, उसको सिंपली मिक्स कर दोगे तो आसानी से वो कॉलॉइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये सारे जो हम लोग प्रिपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ये लियोफोबिक के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, लियोफोबिक के लिए। इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है ये केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में क्या है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू मतलब कॉलॉइड का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के। तो सबका एक, जैसे एक हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू कॉलॉइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे FeCl3 है प्लस H2O। तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे बनता है FeOH होल थ्राइस, जो कि एक कॉलॉइड है। ठीक है, FeOH होल थ्राइस और प्लस HCl यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, बैलेंसिंग करता है। ठीक है, तो ये इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू कॉलॉइड का प्रिपरेशन होता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। या फिर ऑक्सीडेशन से भी कॉलॉइड का प्रिपरेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू भी होता है। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे SO2 का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है H2S के साथ, तो इसमें देखोगे सल्फर का प्रिपरेशन होता है, सल्फर। ठीक है, सल्फर प्लस H2O यहाँ से निकलता है। तो ये सल्फर जो एक्चुअली है कॉलॉइड की तरह बिहेव करता है। देखोगे सल्फर जो है उसका अगर पानी में एक्वा सॉल्यूशन लोगे तो वो किसका एग्जांपल है? मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का, ये हम लोग देखे थे। तो ऑक्सीडेशन का ये हो गया। तीसरा जो केमिकल रिएक्शन है ये रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू भी कॉलॉइड का प्रिपरेशन होता है।
तो जैसे इसमें आता है कि गोल्ड का क्लोराइड AuCl3 और प्लस इसमें देखोगे AuCl3 प्लस, ये एनसीईआरटी में भी ये सारे रिएक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड से देखोगे इसका रिएक्शन कराया जाता है और प्लस H2O। तो इसमें देखोगे क्या फॉर्म होगा, Au, गोल्ड जो है ये पूरा सेपरेट हो गया। तो गोल्ड जो है वो हम लोग देख चुके हैं, मेटालिक सोल, ये भी कॉलॉइड बना सकता है, ठीक है, HCOO H और प्लस ये HCl, ठीक है। तो ये इसको जो है रिड्यूस कर दिया, तो AuCl3 से रिड्यूस करके इसको गोल्ड में ले आया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। तो रिडक्शन के थ्रू ये कॉलॉइड का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये FeOH होल थ्राइस, ये सोल है, यहाँ पे सल्फर सोल है, इसमें गोल्ड सोल है, ठीक है। और फोर्थ जो रिएक्शन होगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, सॉरी डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, AS2O3 प्लस H2S, ठीक है। तो इसमें देखोगे AS2S3 आर्सेनिक का सल्फाइड और प्लस H2O। तो ये आर्सेनिक का सल्फाइड, ये भी एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, ये भी एक सोल की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे केमिकल मेथड्स हैं जिसको यूज करके कॉलॉइड का प्रिपरेशन किया जा सकता है। और ये केमिकल मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ लियोफोबिक सोल प्रिपेयर करने के लिए ही यूज होगा, क्योंकि लियोफिलिक वाले जो सोल होता है ना वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो उसमें सिंपली मिक्स करोगे तो सिंपली मिक्सिंग करने से भी वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये पहला जो मेथड है, तरीका इसको प्रिपेयर करने का, ये केमिकल मेथड है। दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको इलेक्ट्रिकल मेथड बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है। ये इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर इसी मेथड को ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी बोला जाता है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ठीक है। ब्रेडिग एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नेम था जो ये बनाया था, इस टाइप का apparatus जो यूज किया था कॉलॉइड को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें क्या है ना, ब्रेडिग्स आर्क मेथड में देखोगे, ये एक्चुअली डायग्राम हम बना नहीं रहे हैं, इसमें देखोगे तो चलो बना ही देते हैं। एक आर्क टाइप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये कुछ इस टाइप का apparatus यूज किया जाता है, देखना ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम इसका, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है ना, यहाँ पे ये पूरा जो ये अंदर है, यहाँ पे आइस भरा हुआ है, ठीक है, ताकि इसको कूल कर सकें, क्योंकि हम लोग बहुत ही हाई वोल्टेज करंट इसमें पास करने जा रहे हैं, तो इसको कूल करना भी है, ठीक है। तो ये पूरा आइस बात है। और यहाँ पे इसमें लिया जाता है डिस्पर्सन मीडियम, तो ये जो पूरा है इसमें हम लोग डिस्पर्सन मीडियम लिए हैं, ये वाला जो पार्ट है ये डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं इस फॉर्म में, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करोगे, एक को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है अलग अलग वायर के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इनको मान लेते हैं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। तो बहुत ही हाई वोल्टेज, तो एक्चुअली ये मेटल का है, जिस मेटल का हमको कॉलॉइड ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो उस मेटल का इलेक्ट्रोड बना लोगे यहाँ पे, और उससे बहुत ही हाई करंट पास करेंगे। हाई करंट जैसे ही पास करोगे तो ये मेटल धीरे धीरे क्या होगा,
मेटल के पार्टिकल्स देखोगे धीरे धीरे उससे निकलना स्टार्ट होगा, मतलब मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो मेल्ट होगा वहां से। तो मेल्ट होगा तो वो डिस्पर्सन मीडियम में आएगा, और चारों बगल से क्या है, आइस बात है। तो वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट आएगा ना, लिक्विड ड्रॉपलेट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वो सॉलिड बनते जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से आइस है तो वो उसको धीरे तुरंत वो कूल करते जाएगा उसको, ठीक है। तो वो सॉलिड बनते जाएगा धीरे धीरे, और वो एग्रीगेट होते होते क्या बनाएगा, एक कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल अपैरेटस या इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो हम लोग कोलॉइड ऑब्टेन करते हैं, तो इसी मेथड को बोला जाता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो जनरली ये मेथड जो यूज किया जाता है ना, ये लेस रिएक्टिव मेटल के मेटालिक कोलॉइड्स बनाने के लिए ही यूज किया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये जनरली लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो इन सभी मेटल्स के, या सिल्वर हो गया, तो ये सारे मेटल्स के कोलॉइड का अगर प्रिपेयर करना है तो ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दिस मेथड is generally used for the preparation of less reactive metals, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स में this method involves dispersion as well as condensation। कंडेंसेशन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है, और कंडेंस भी हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गया। तो लेस रिएक्टिव मेटल में एग्जांपल क्या आ जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो ये सारे मेटल का अगर हमको कोलाइड बनाना है तो ये यूज करोगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड हो गया। पहला हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। दूसरा हो गया ब्रेड हो रहा है, यहाँ पे मेटालिक पार्टिकल्स क्या होंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा जो मेथड होता है ना, ये है पेप्टाइजेशन। थर्ड जो मेथड है ये है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक्चुअली क्या है ना, कि एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो है ना वो एक कोलाइड में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ a precipitate into colloidal soul by shaking it with dispersion medium in presence of an electrolyte, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ना, इस इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, तो पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, पूरा पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या है, एक कोई भी प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है किसमें, कोलॉइड में कन्वर्ट करना है। तो ये खुद नहीं होता है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत पड़ता है, डिस्पर्सन मीडियम में उसको मिलाओगे और स्मॉल अमाउंट में वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, तो उसी इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है पेप्टाइजिंग
एजेंट। तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट जो है ये प्रेसिपिटेट को किस में बदल देगा, कॉलॉइड में बदल देगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो इसमें देखोगे, इसमें एक और पॉइंट लिख देते हैं कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट adsorbs one of the ions of the electrolyte on its surface। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन के दौरान क्या करता है, प्रेसिपिटेट जो है उस इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन अपने सरफेस पे वो एड्सॉर्ब कर लेता है, तो जिसकी वजह से एक वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दिस काउजेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ऑन प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच अल्टीमेटली break up into smaller particles, which ultimately break up into smaller particles of the size of a colloid। ठीक है, तो एक्चुअली प्रेसिपिटेट जो है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हम लोग, वो उसके किसी एक आयन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज आने की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये जैसे बता रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि द कौन सा आयन एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग कि द आयन विच इज more closely related to the colloidal particle। वैसा आयन जो कोलोइडल पार्टिकल से मोर क्लोजली रिलेटेड है, इज प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब्ड बाय इट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं पेप्टाइजेशन का, जैसे FeOH होल थ्राइस है, ये एक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो इसमें एक पेप्टाइजिंग एजेंट FeCl3 ऐड कर दिया हम लोग, तो ये जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो इसमें देखोगे कौन सा आयन, यहाँ पे दो आयन्स होंगे, एक Fe3+ होगा और एक Cl- होगा। इसमें देखोगे कौन सा आयन जो है इस प्रेसिपिटेट के साथ ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो Fe होगा, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट में भी Fe है और ये आयन में भी Fe है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो Fe3+ जो है ना, इसके सरफेस पे, ये प्रेसिपिटेट के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो इसकी वजह से इस प्रेसिपिटेट के ऊपर जो चार्ज आएगा ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और जो Cl- होगा, 3 Cl- जो होंगे ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एक यहाँ पे दो लेयर बन जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट के ऊपर जो चार्ज बना है ये जो, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा इसका। तो ब्रेक डाउन होने से ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव सोल बनाएगा, पॉजिटिव सोल में कन्वर्ट हो गया ये। और ये पहला वाला जो लेयर है ना, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, एब्जॉर्ब हुआ है तो वो फिक्स्ड लेयर बनाता है। और दूसरा वाला जो बच जाएगा, अगर पॉजिटिव इसका सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ तो नेगेटिव वाला आयन तो बचा हुआ रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, इस लेयर, ये दूसरा लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसको डिफ्यूज्ड लेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक फिक्स्ड लेयर होता है और दूसरा डिफ्यूज्ड लेयर होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग,
जैसे मान लो AgCl, ये प्रेसिपिटेट है, इसमें हम लोग AgNO3 मिक्स कर दिए, ये पेप्टाइजिंग एजेंट है। तो इसमें देखोगे Ag जो है ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है AgCl, तो AgCl के सरफेस पे Ag प्लस जो है एड्सॉर्ब हो गया, और यहाँ पे NO3 माइनस जो है ये दूसरा लेयर, तो ये वाला लेयर जो है ये फिक्स्ड लेयर हो गया, और ये दूसरा वाला जो लेयर बनाएगा ये डिफ्यूज लेयर है। ठीक है, तो इसमें देखोगे किस टाइप का नेचर ऑफ सोल क्या मिलेगा हमको, चार्ज क्या होगा सोल के ऊपर, तो इससे जो सोल बनेगा उसका चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव सोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे SnO2 है, ये सॉलिड में है, ये प्रेसिपिटेट है एक्चुअली, इसमें HCl डाल दिए, तो ये क्या बनाएगा, ये बताना है कि इसमें नेचर ऑफ सोल क्या बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो SnO2 और HCl में अभी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, डायरेक्ट कोई कॉमन आयन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि SnO2 और HCl ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्ट करने से क्या बनता है SnCl4 और प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन होने से SnCl4 और H2O बना लेता है। अब ये SnCl4 जो है HCl के साथ कॉमन आयन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि SnO2 जो है ये जो प्रेसिपिटेट है, इसके साथ जैसे ही SnCl4 फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे टिन जो है ये इसके साथ कॉमन आयन शेयर कर रहा है ना, कॉमन आयन शेयर। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि SN4 प्लस जो है इसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो एड्सॉर्ब हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ये पॉजिटिव सोल बना लेगा। ठीक है, और Cl माइनस जो है ये दूसरा डिफ्यूज लेयर इधर बनाएगा Cl माइनस, और ये प्राइमरी लेयर होगा या फिक्स्ड लेयर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे जो सोल ऑब्टेन होगा वो सोल का नेचर क्या होगा, ये पॉजिटिव सोल होगा। तो ये ध्यान रखना कुछ इस टाइप का, जहाँ पे डायरेक्ट तुमको नहीं दिखेगा वहाँ पे इनडायरेक्टली तुमको केमिकल रिएक्शन करके वो ऑब्टेन करना पड़ता है। तो ये जिसका एक एग्जांपल था। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बताना CDS है, कोई सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड, ये प्रेसिपिटेट है, इसमें Na2S ऐड किया जाता है, तो इसमें बताना है कि जो सोल ऑब्टेन होगा उसका नेचर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोगों को। हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर। तो इसमें बताना है कि जो सोल ऑब्टेन होगा ना उसका नेचर क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चार्ज क्या होगा उसके ऊपर। बताओ। हेलो, सुन रहे हो तुम लोग। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, कौन सा आयन इसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगा, Na प्लस या सल्फाइड आयन, कौन सा आयन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। सल्फाइड। सल्फाइड, क्योंकि ज्यादा क्लोजली सल्फाइड आयन ही कॉमन आ रहा है ना, तो सल्फाइड आयन क्या होता है, S पे पावर 2 माइनस है, तो ये पॉजिटिव सोल होगा या नेगेटिव सोल बनेगा, इससे जो ऑब्टेन होगा चार्ज क्या होगा उसके ऊपर, कौन सा चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। नेगेटिव, तो जो सोल ऑब्टेन, तो जो सोल ऑब्टेन होगा वो कौन से नेचर का होगा, नेगेटिव सोल होगा ना।
तो वो ध्यान रखना कि कौन सा आयन जो वही आयन जाके एब्जॉर्ब होगा उसके सरफेस पे जो उससे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, जो कॉमन आयन आ रहा है। तो उसी की वजह से उसी के ऊपर हम लोग उससे ही डिसाइड होगा कि चार्ज क्या आने वाला है कॉलॉइड पे, आइदर पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो आज यहाँ ही रहने देते हैं। आज आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कॉलॉइड में। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, तब तक एनसीईआरटी में यहाँ तक तुम लोग रीड करके रखना, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।